Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri and in today's session मैं आप सभी के साथ CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाली है फॉर द BHU, BBAU, JNU, DU यूनिवर्सिटीज़, सो उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसके लिए मैं आज से आप सभी के साथ लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सभी को तो पता है CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को सेक्शन 1 ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होगा। एंड दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर एवरीवन। दैट्स व्हाई रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए सभी स्टूडेंट्स को तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जितने भी सारे टॉपिक्स है वो मैं आप सभी के साथ आज से शुरू करूंगी। एंड इन टुडे सेशन हम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च इस टॉपिक के बारे में देखेंगे बाय यूजिंग MCQs, बिकॉज इस एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को MCQs ही पूछे जाएंगे। सो MCQs के साथ हम काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी देखेंगे। दैट्स वाई वीडियो को देखने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगी। जैसे आप सभी को पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस है वो अभी तक NTA ने प्रोवाइड नहीं किया है, बट जो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के वो मैं आप सभी के साथ पहले डिस्कस करूंगी, उनको सिखाऊंगी। देन जैसे सिलेबस आएगा देन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लेक्चर्स स्टार्ट कर लेंगे। बट दीज लेक्चर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन बेसिकली लेक्चर्स में मैंने जितने भी सारे MCQs लिए हैं उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसी है कि जिस डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आपको CUET PhD एंट्रेंस टेस्ट में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन। सो जैसे कि आप सभी को पता है PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे, राइट। एंड अगर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, जिसे करने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं बाय स्कोरिंग 50% मार्क्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs। दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। So this research methodology complete course is nothing but a revision package to all the students, जिसे परचेस करने के बाद हम गारंटीड सभी स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन तो करवा ही देते हैं, हम उनको पासिंग मार्क्स तक पहुंचा देते हैं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So now let us begin. Which one of the following is the main purpose of research? Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं एंड फ्रॉम दिस ऑप्शंस यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च, एंड उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। टू क्रिएट नॉलेज, टू कंस्ट्रक्ट द रियलिटी, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, मेन पर्पस ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि रिसर्च का मेन गोल क्या है। देखो रिसर्च के काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, बट उनमें से एक ऐसा होता है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेन गोल होता है, वो क्या है। सो रिसर्च का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक सर्च
ओके ताकि हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले, एंड इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसे रिसर्च कहा जाता है, नॉट द सर्च ओनली। ओके, सो जो मेन पर्पस होता है रिसर्च का वो यही होता है कि जितने भी अंडरगोइंग फैक्ट्स होते हैं उनको हम जांच करें, उनके जितने भी सारे यू कैन से डिफ़िकल्टीज होते हैं अंडर द फैक्ट्स, ओके, उनके सॉल्यूशंस हम ढूंढ सके ताकि हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सके। दैट्स व्हाई हियर योर मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज नथिंग बट टू कंस्ट्रक्ट रियलिटी, मतलब वास्तविकता का निर्माण करना, वास्तविकता का निर्माण करना। बिकॉज देखो, जब भी हम किसी भी फैक्ट्स के जितने भी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, उनके लिए हम रिसर्च करते हैं, देन ऑब्वियसली उसके थ्रू हम जो रियलिटी होती है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ रिसर्च। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज टू क्रिएट द नॉलेज एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये भी रिसर्च के पर्पसेस ही है, बट दीज आर नॉट द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट रिसर्च, बट इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो रिसर्च के बारे में सही नहीं है। सो वो हमें यहाँ पे एज ए आंसर की तरह सिलेक्ट करना है। ओके, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, रिसर्च में बी विदाउट अ हाइपोथेसिस, research requires library facilities, research is not always systematic। देखो स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपको अभी बोला कि रिसर्च में हम सिस्टमैटिक सर्च करते हैं जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी सर्च सिस्टमैटिक होता है देन तब भी उसे रिसर्च कहा जाता है, राइट? दैट्स व्हाई रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक होता है, बिकॉज वेदर ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, हमें पहले तो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ता है, काफ़ी सारे रिसर्च के स्टेप्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है। सो इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च इज़ ऑलवेज सिस्टमैटिक। कोई भी सर्च जो सिस्टमैटिक होता है विच इज़ एक्चुअली व्हाट रिसर्च। देखो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट 4, बिकॉज ये सही ऑप्शन नहीं है रिसर्च के बारे में, बिकॉज रिसर्च ये हमेशा सिस्टमैटिक होता है। एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, यस दिस इज करेक्ट। कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है अगर उसके पास उतने एबिलिटीज़ है, उतने एक्सपीरियंसेस है तो। ओके, अगर किसी भी पर्सन को किसी भी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए देन ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन डू रिसर्च। रिसर्च ये हाइपोथेसिस के बिना भी हो सकता है, बिकॉज कई रिसर्च टाइप्स ऐसे हैं जिसमें हमें हाइपोथेसिस बनाना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ओके, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं अंडरगोइंग उनको हम डिस्क्राइब करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। सो इसमें आपको हाइपोथेसिस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, दैट्स वाई विद इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हाइपोथेसिस के बिना भी आप काम चला लेते हो। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। देखो रिसर्च के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ तो हमें लगते ही है, बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ लगती है। कई बार हमें इंटरनेट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई बार हमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई बार हमें एक्सपीरियंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट? बट ऑल्सो रिसर्च रिक्वायर्स लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बिकॉज रिसर्च ये काफ़ी सिस्टमैटिक होता है, सिस्टमैटिकली हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड अगर आपको लिटरेचर्स को पढ़ना होता है देन ऑब्वियसली यू नीड द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। सो ये भी सही है। सो हियर योर करेक्ट आंसर इज़ व्हाट 4। सो इसी के साथ हम सभी को CUET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 यानी कि सेक्शन 2 विच इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट। सो इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके,
टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल, ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करने के लिए बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च सब्जेक्ट एक्सेट्रा। ओके, अ मैच्योर रिसर्चर इज वन। नाउ एक मैच्योर रिसर्चर कैसा होना चाहिए? वुज हाइपोथेसिस एंड थीसिस आर आइडेंटिकल, जिसके थीसिस एंड हाइपोथेसिस ये दोनों भी सिमिलर है। वो मेंटेन्स क्रिटिकल गैप बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थीसिस, who has an open mind about the results, whose hypothesis is very often rejected. Now students, एक mature researcher ये हमेशा open minded होना चाहिए। open minded का मतलब होता है कि he should be able to approach their research with open mind। मतलब जब भी वो research करता है then रिसर्च करने के लिए उसको जितने भी सारे अप्रोचेस की और यू कैन से मेथड्स की ज़रूरत होती है, देन उसके लिए वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, एंड दैट टू विदाउट एनी बायसेस। ओके, सो बेसिकली ही शुड बी एबल टू क्रिटिकली इवेल्युएट द हाइपोथेसिस एंड थीसिस एंड एक्सेप्ट द इनिशियल अजम्पशन दैट इट कैन बी इनकरेक्ट। देखो, ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि देखो वो काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स तो वो यूज़ करेगा ही, बट फॉर यूजिंग दोज रिसर्च मेथड्स उसको बायस फ्री सब कुछ करना चाहिए, यानी कि फेयरली करना चाहिए। एज वेल जब भी वो हाइपोथेसिस को क्रिएट करता है देन उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि ही नोज दैट कि ये हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, एंड इस हाइपोथेसिस के थ्रू उसको रिसर्च के आंसर्स गलत भी मिलेंगे। सो इसका मतलब होता है कि ओपन माइंडेड। अगर कोई भी रिसर्चर ऐसा होता है देन ही कैन डू द रिसर्च वेरी वेल। ओके, बिकॉज उसको पता होता है कि यस मेरा हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, बट स्टिल ही डू इट। ओके, सो ऐसे अगर वो ऐसा ओपन माइंडेड है देन ही इज कॉल्ड एज व्हाट? मैच्योर रिसर्चर। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 3, हु हैज एन ओपन माइंड अबाउट द रिजल्ट्स। ओके, रिसर्च इज, नाउ रिसर्च क्या है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, नन ऑफ द अबव। नाउ मैंने आप सभी को बताया कि रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचना, बट इसके लिए हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3, बिकॉज रिसर्च का मतलब होता है कि आप साइंटिफिक वे के थ्रू वर्क करते हो एंड आप किसी भी प्रॉब्लम के ट्रूथ के बारे में सर्च करते हो। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च, नाउ रिसर्च का सही मीनिंग क्या है और बेस्ट मीनिंग क्या है? अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, adoption of critical and constructive thinking for solutions of problems, arriving at generalizations based on observed data, search for universal truths of life. Now students, रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सके। सो बेसिकली रिसर्च जब भी हम करते हैं देन उसमें हमारे काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट गोल होता है कि टू क्रिएट द रियलिटी। ओके, और यू कैन से इसमें और एक गोल ऐसा होता है कि हम नॉलेज को क्रिएट कर सके, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसे हम डेवलप कर सके, एज वेल जो नॉलेज हमारे पास पहले से ही होता है उसे हम अप्लाई कर सके। ओके, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स का हर बार यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज दिस, adoption of scientific method for creation and application of knowledge. Okay, in the list of statements given below, which of them offer a suitable definition of research? Give your answer by selecting from the code. Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसर्च के बारे में definitions दिए हैं। So आपको क्या करना है, आपको इनमें से सिर्फ एक ही
और यू कैन से ऑप्शन को चूज करना है जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स चूज करने हैं विच आर द सूटेबल डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। ओके, नाउ लेट अस सी दिस डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि रिपीटेटिवली सर्च करना। देन रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रिसर्च हमें हमेशा प्रॉब्लम के ऑथेंटिक सोल्यूशन ही देता है। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि ट्रस्टवर्दी। ओके, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट इज रिसर्च इज एन एंडिवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस। रिसर्च ये एक परिकल्पना होती है ताकि हम हाइपोथेसिस के जितने भी सारे डिटेल्स होते हैं उनको प्रूव कर सके। रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। रिसर्च ये एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। एंड रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैम्पल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। रिसर्च का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को सिलेक्ट करना। देखो, रिसर्च ये रिपीटेटिव सर्च है, बट ये हमेशा रिपीटेटिव सर्च नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि हम रिसर्च में सर्च करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। सो ये तो कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। रिसर्च ये एक क्वेश्चन का आंसर होता है। यस, दिस इज राइट, बिकॉज रिसर्च हम करते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके, एंड दैट्स वाई रिसर्च वही होता है। सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमें हमेशा प्रॉब्लम के ऑथेंटिक सोल्यूशन ही देता है। सो ये भी सही है बिकॉज रिसर्च में हम एविडेंसेस देखते हैं, इसमें हम काफ़ी सारे स्टेप्स यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट्स वाई रिसर्च इज एन एंडिवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, यानी कि अनुसंधान किसी की परिकल्पना को सिद्ध करने का एक प्रयास है। दिस इज करेक्ट, बट इन सम केसेस आपको हाइपोथेसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो हमेशा ये स्टेटमेंट रिसर्च का डेफिनेशन नहीं हो सकता, सो दिस इज एलिमिनेटेड। रिसर्च ये एक हमें मीनिंग गिविंग प्रोसेस के थ्रू रिसर्च करने के लिए यू कैन से बेसिकली देखो, रिसर्च ये एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। सो इसका मतलब यह होता है कि रिसर्च जब भी आप करते हो देन इसमें कोई भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ओके, बिकॉज इसमें आप जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सल्यूशंस आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हो। अगर आपको रिसर्च के रिजल्ट्स गलत मिलते हैं, नो प्रॉब्लम, बट विद द हेल्प ऑफ दैट आप आगे का रिसर्च तो करते हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ तो क्लूज मिलते हैं फॉर डूइंग फर्दर रिसर्च, राइट। दैट्स अ रिसर्च ये एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है। सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। एंड रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि डिफाइंड पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना, बिकॉज पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना ये एक रिसर्च के अंदर ये एक स्टेप होती है। ओके, ये रिसर्च नहीं है। So this is also eliminated. So if you see 2, 3 and 5, these are the statements जो suitable definitions है research के. So if you see the options, then your correct answer should be 4, that is this. Okay? One of the main aims of science is, now science का एक महत्वपूर्ण aim क्या है? Persuasion, then prediction, then post-prediction, then assertion. Now students, साइंस यानी कि एक ऐसी फील्ड है, ओके, जिसमें काफ़ी सारे सब फील्ड्स है। एंड साइंस में बेसिकली हम रिसर्च करते हैं, एंड साइंस के थ्रू भी आप रिसर्च करते हो। सो आप दोनों भी तरीके से सोच सकते हो। सो रिसर्च में जैसे कि आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो, सो ये साइंटिफिक मेथड्स बेसिकली साइंस को फॉलो करते हैं। सो वन ऑफ द मेन एम ऑफ साइंस कि हम प्रॉपरली प्रेडिक्शन कर सके अबाउट आवर फ्यूचर। ओके, बिकॉज अगर आप प्रेडिक्शन नहीं करोगे देन ऑब्वियसली आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। इफ़ यू कांट प्रेडिक्ट देन ऑब्वियसली आपके पास हाइपोथेसिस नहीं रहेगा, एंड आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर पाओगे बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, राइट। एंड दैट्स वाई जो मेन एम होता है साइंस का वो यही होता है कि प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्शंस करो। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 2, दैट इज प्रेडिक्शन। देखो, पोस्ट प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि जो बीती हुई बातें होती है उसके बारे में बताना, इंफॉर्मेशन देना। सो ये तो होगा ही नहीं साइंस का एम। देन असर्शन का मतलब होता है कि दावा, यानी कि अब हम बोलते हैं ना असर्टिव स्टेटमेंट, दैट इज। सो ये भी नहीं है।
परस्युएशन का मतलब होता है कि अनुनय, यानी कि देखो परस्युएशन का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ परस्युएडिंग समवन। ओके, सो ये भी नहीं है। सो सही आंसर है 2, यानी कि प्रेडिक्शन। इन ऑर्डर टू बेगिन रिसर्च वन मस्ट। सो जब भी हमें रिसर्च को बेगिन करना है, मतलब जब भी हम रिसर्च करने के लिए शुरुआत करते हैं, देन हमें क्या करना चाहिए? स्टार्ट विथ अ नंबर ऑफ क्लियर गोल्स, स्टार्ट विथ अ नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, हैव अ वेल डिफाइंड रिसर्च मेथड, सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो जब भी हम रिसर्च को शुरुआत करते हैं, देन ऑब्वियसली हमें तो यही पता होना चाहिए कि हमारे कौन से रिसर्च प्रॉब्लम्स है एंड उनमें से हमें कौन से रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना है ताकि हमें उसके सॉल्यूशंस मिल सके। सो उसे करने के लिए हमारे पास तो प्रॉपर गोल्स होने चाहिए, राइट? कि इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या गोल्स चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं है, देन ऑब्वियसली आप रिसर्च मेथड्स नहीं तय कर पाओगे, राइट? And which is more important, that's why in order to begin research one must start with a number of clear goals। आपके पास clear goals यानी कि clear objectives होने चाहिए, not the number of predefined objectives। देखो predefined objectives ये पुराने objectives भी हो सकते हैं, but जिस research problem के ऊपर आपको currently research करना है, so उसके लिए आपको current clear number of goals चाहिए। Okay, so this is your correct answer। बिकॉज अगर आपके पास क्लियर नंबर ऑफ गोल्स है, देन अकॉर्डिंगली आप रिसर्च मेथड्स के ऊपर भी आप काम कर पाओगे कि आपको कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करना है। आप रिसर्च डिज़ाइन मतलब बन पाओगे, राइट? एंड एज वेल रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। सो वो भी आप बना सकते हो, विच इज़ नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ द होल रिसर्च प्रोसेस। सो वो भी आप कर सकते हो, राइट? एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। मैं यहाँ पे देखो आपको फिर से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रिसर्च के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के भी बारे में बताएंगे। सो इनमें से ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रोवाइड करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस। ओके, रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो। देखो स्टेटस क्यो का मतलब होता है करंट सिचुएशन। ओके, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रिसर्च ये करंट सिचुएशन को चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि आप करंट सिचुएशन के आधार पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। जो करंट सिचुएशन अभी आपके पास है, विच इज़ नथिंग बट अ एविडेंस फॉर यू, एंड बेस्ड अपॉन दैट एविडेंस आप रिसर्च के रिजल्ट्स ढूंढ निकाल रहे हो एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो यही इसका मतलब है। ओके, रिसर्च इज एन एंडिवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। अनुसंधान तथ्यों और सूचनाओं को एकत्र करने का एक प्रयास है। ओके, रिसर्च इज ए सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। देखो डिडक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है ओके जिसमें आपके पास पहले से ही थियरी, जिसे प्रीमाइस कहा जाता है, वो होता है एंड बेस्ड अपॉन दैट थियरी यू मेकअप द हाइपोथेसिस, एंड उस हाइपोथेसिस को आप क्या करते हो, टेस्ट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स आप डिसाइड करते हो कि आप उस हाइपोथेसिस को अपनाओगे और एल्स उस हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे, लाइक दैट। सो अगर हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है देन इसका मतलब ये है कि थियरी गलत है। अगर आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है देन इसका मतलब ये होता है कि थियरी इज ट्रू। इंडक्टिव प्रोसेस में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, बिकॉज इंडक्टिव प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस आप थियरी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इंडक्टिव प्रोसेस, एंड बेसिकली रिसर्च ये इन दोनों ही प्रोसेस से बनता है। कई रिसर्च में आप डिडक्टिव प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो, कई रिसर्च में आप इंडक्टिव प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। सो यानी कि रिसर्च इज द सिंथेसिस ऑफ दीज टू प्रोसेसेस। ओके, रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शंस एंड बिलीव्स। Research is a careful review of reported studies. Research is a critical and passionate search for knowledge. So if you see all of these options, then आपको समझ में आएगा कि इनमें से सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको रिसर्च के मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। उसमें से सबसे पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए,
सेकेंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सी एंड थर्ड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट एफ. बिकॉज इफ यू सी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि रिसर्च के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के भी बारे में आपको इन स्टेटमेंट से पता चलता है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके. द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग रिसर्च इज. नाउ रिसर्च हम करते हैं. ओके, सो उसे करने के लिए हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज. ओके, देन स्टार्ट विद द प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, गेट न्यू आइडियाज, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑल दी अबव. देखो रिसर्च हम करते हैं बिकॉज उसके पीछे हमारा कोई तो एक मेन गोल होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है. सो वो क्या है? देखो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस देन नॉलेज को स्टडी करना, उसे एक्सप्लोर करना, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द रिसर्च एज वेल. अगर हम स्टार्ट करते हैं विथ प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ये भी सही है. डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ये भी सही है. बट गेट न्यू आइडियाज इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग रिसर्च, बिकॉज यहाँ पे आपको रिसर्च के गोल्स के बारे में पूछा है. सो इन ऑप्शंस में से सिर्फ 2 रिसर्च के गोल्स है. एक तो ये है स्टडी एंड एक्सप्लोर नॉलेज एंड सेकेंड है गेट न्यू आइडियाज, राइट. एंड इफ यू सी ऑप्शन 2 एंड 4 यानी कि स्टार्ट विद अ प्री डिफाइंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, ये एक स्टेप है रिसर्च का कि आपको शुरुआत करनी है विद द प्री डिफाइंड एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स. एंड डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एक स्टेप है रिसर्च का. ओके, बट इफ यू सी दिस 2 स्टेटमेंट्स कि नॉलेज को स्टडी करो, उसे एक्सप्लोर करो एंड न्यू आइडियाज को क्रिएट करो, गेट द न्यू आइडियाज, दीज आर व्हाट द मेन गोल्स और कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूइंग रिसर्च. बट इनमें से सिर्फ एक ही मेन कॉन्सेप्ट है एंड वो ये है गेट न्यू आइडियाज. बिकॉज अगर आपको नए आइडियाज मिलते हैं देन ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू आइडियाज आप आगे का फर्दर रिसर्च कर सकते हो. आइडियाज से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, राइट. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ इस सेशन में डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.